हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनके तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्किंग हार्ड इज इंपॉर्टेंट बट देयर इज समथिंग दैट मैटर्स इवन मोर, बिलीविंग इन योरसेल्फ। क्या आप लोग अपने आप में विश्वास रखते हो कि आप लोग जो है टॉप 100 में आ सकते हो? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद में आपको एक चीज बताता हूं। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? वहां पर में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है शहरी जनसंख्या से, और वो अनुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोट है बिलीविंग इन योरसेल्फ, आप लोगों को ये यकीन करना पड़ेगा कि आप टॉप 100 में आ सकते हो। आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि आप जो है टॉपर बन सकते हो। तो भारत में जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक कहां पर है ग्रामीण जनसंख्या का? ये है उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में फ्रेंड्स 15 करोड़ 53 लाख लोग जो है 77% से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों के अंदर में रहते हैं। ठीक है, ग्रामीण मतलब गांवों में रहते हैं, देहाती इलाकों में रहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में तो सबसे ज्यादा 77% से भी ज्यादा, ठीक है, ग्रामीण इलाकों के अंदर में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया फ्रेंड्स? हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद एग्जाम के अंदर में पूछा गया अभी 16 अगस्त को। ठीक है, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल? हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में कौन सा चाइनीज रूलर था जो भारत आया था? अब फ्रेंड्स ये क्या मतलब, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने जो है जो 8 बजे वाली क्लास होती है उसमें भी कराया, और इससे पहले कई सारी बार आप लोगों को भी करवाया है मैंने ये। ठीक है, कि हर्षवर्धन का जो रूल है उसके समय में कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था? फाहियान की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, उसके समय काल के अंदर में आया था ये। ठीक है, वेन सांग यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, जो हर्षवर्धन के समय में आया था, वेन सांग। ठीक है, वेन सांग। फाहियान और वेन सांग की बुक्स भी आप लोगों से कहा था मैंने याद रखने के लिए कि फाहियान की जो बुक है उसका नाम है फो क्यू की। ठीक है, और वेन सांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, फो क्यू की फाहियान की बुक का नाम है, सी यू की वेन सांग की बुक का नाम है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था। चलिए, तो ये देख सकते हो पेड क्लास के अंदर में हम लोगों ने जो है वो वेन सांग के बारे में पढ़ा हुआ था। नाउ फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आप लोग बता देंगे। पहले कौन थे? ठीक है, तो पहले जो थे फ्रेंड्स ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के अंदर में बने थे, मद्रास के अंदर में, मद्रास सेशन के अंदर में। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो बने थे वो थे रहमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी या फिर शॉर्ट में रहमतुल्लाह एम सयानी लिखकर आता है। ये बने थे फ्रेंड्स 1896 के अंदर में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में। यहाँ पर में कौन सा सॉन्ग पहली बार गाया गया था ये बताइए आप लोग मुझे। ठीक है, कौन सा एक इंपॉर्टेंट गीत है जो पहली बार गाया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे फास्ट। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने कि सेकंड नंबर के थे रहमतुल्लाह एम सयानी 1896 में कलकत्ता के अंदर में, और वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार गाया गया था। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर्स करते जा रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को एनर्जी दी है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जो है सेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया। ओके, चलिए ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चाइनीज यात्री आया था इनमें से? ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 के अंदर में आ चुका है, इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों को जो 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं एप्लीकेशन में वो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम के हैं, उसको अच्छे से पढ़िए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं अभी भी सब्सक्राइब किया उसको तो जल्दी से कर लीजिएगा आज के आज ही। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? वेन सांग। फाहियान किसके समय में आया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वेन सांग किसके समय में आया था? नाउ, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा साल था जिस साल ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग कंटिन्यूअसली आंसर्स करते जा रहे हैं, ऐसे ही आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग फ्रेंड्स। ठीक है, तो 1927 के अंदर में जो है फ्रेंड्स अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये अभी जो है फिलहाल इसका हेडक्वार्टर कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? दिल्ली के अंदर में। ठीक है, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ जो है 1927 में इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, 1927 के अंदर में। ओके, इसका हेडक्वार्टर अभी दिल्ली के अंदर में है, महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। महारानी चिमनाबाई गायकवाड़
गायकवाड़ इसकी पहली अध्यक्ष थी 1927 के अंदर में। ठीक है, ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी पहली सेक्रेटरी थी, पहली सेक्रेटरी, ठीक है, इस संस्था की। ओके, राजकुमारी अमृत कौर इज द को फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए, तो करीब 2000 लोग, 2000 महिलाएं, ठीक है, इसके अंदर में मिली थी। फर्ग्यूसन कॉलेज हॉल है पूना यूनिवर्सिटी में, वहां पर में मिली थी। पहली इसकी मीटिंग हुई थी पूना में, और बाद में जो है फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। जो संस्था थी जिसने इसको स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, मार्गरेट कजिन्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, ये संस्था का नाम था मार्गरेट कजिन्स, जिसने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, मार्गरेट कजिन्स ये संस्था थी जिसने इसको स्टार्ट किया था। महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़ इसकी पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसकी पहली सेक्रेटरी थी। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर इसकी वन ऑफ द को फाउंडर्स थी। ठीक है, 1927 में पूना में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कितनी सारी चीजें हमने पढ़ ली है यहाँ पर में। ठीक है, 1000 लाइक से हम लोग केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 60 लाइक्स दूर है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दिए तो हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किस समाचार पत्र ने किया था? ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जो हमने पिछले दिन पावर जो है आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल का भी एक पार्ट आप लोग मान सकते हो, उसके अंदर में रैंक बूस्टर जो है हमारा महाअभ्यास, उसके अंदर में हम लोगों ने किया है। और आपको बता दूं, रैंक बूस्टर में मैंने आपको एक एक चीज बताई है इसके बारे में। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने इसकी स्थापना की, ठीक है, और कैसे इसने अपने आप को जो है रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर लिया था। ये सारी चीजें आपको बताया है मैंने। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है फ्रेंड्स, ये एक गहन राष्ट्रवादी विचारों वाला समाचार पत्र था। ठीक है, मोतीलाल घोष, ठीक है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष जो है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये याद रखना है आप लोगों ने। इसकी स्थापना हुई थी 1868 के अंदर में। भारतीय विचारों को, राष्ट्रवादी विचारों को ये रखता था। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 के अंदर में, लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है, उस समय में जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, इस समाचार पत्र ने, क्योंकि वो बंगाली भाषा का था ये समाचार पत्र, और बंगाली भाषा के ऊपर में, भारतीय सारी भाषाओं के ऊपर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा हुआ था। ठीक है, कि बिना सरकार की अनुमति के आप कुछ नहीं छाप सकते। इंग्लिश पे ऐसा कोई रूल था नहीं, तो उन्होंने अपने आप को इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है, रैंक बूस्टर महाअभ्यास जो हम लोगों ने कल रात में किया। नेक्स्ट, तमिलनाडु में सबसे अधिक कपास मिले निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? ये ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का एज इट इज आ जाता है डायरेक्टली। तो तमिलनाडु के अंदर में सबसे अधिक कपास की मिलें कहां पर में है? ये क्वेश्चन रिपीट होगा, डायरेक्टली रिपीट होगा, एज इट इज रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आप लोगों ने इसका आंसर याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर में। ठीक है, तो कोयम्बटूर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा जो कपास मिले हैं तमिलनाडु में कोयम्बटूर के अंदर में मिलेंगी। ये क्वेश्चन जब भी रिपीट होगा एज इट इज सेम ऑप्शंस के साथ में रिपीट होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कोयम्बटूर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि भारत के अंदर में सूचना का अधिकार जो है, ठीक है, ये कानून कब लगा था? ठीक है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला जो आपका कानून है, ये कौन से साल लागू हुआ था? उसी साल जो है फ्रेंड्स इसका जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसकी भी स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स की गई थी 2005 में। वैसे आरटीआई कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड्स, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 जो है फ्रेंड्स, इस दिन जो है आरटीआई लागू हुआ था। आरटीआई का जो कानून है वो लागू हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, इसकी भी स्थापना की गई थी। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है इनमें से जो है आपका क्रेटर लेक कौन सा है। जस्ट अ सेकेंड जी, बताइए इनमें से जो है फ्रेंड्स क्रेटर लेक कौन सा है। थोड़ा सा आई थिंक पीपीटी लोड ले रही है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है? क्रेटर झील, ठीक है, जो कि किसी ना किसी एक इम्पैक्ट के कारण बनी है। ठीक है, मीटियोरॉइड के इम्पैक्ट के कारण बनी है। बताइए जल्दी जल्दी से।
अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर झील की, ठीक है, जो क्रेटर लेक की कैटेगरी में आती है वो है लोनार लेक। लोनार लेक कहां पर में मिलेंगे आप लोगों को फ्रेंड्स? महाराष्ट्र के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये अष्टमुडी झील कहां पर में, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अष्टमुडी झील ये केरला में मिलेंगी आप लोगों को, कोल्लम नाम की जगह पे, केरला में। केरला बहुत ही फेमस झील है अष्टमुडी झील, कोल्लम के अंदर में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ओके, सो मोरिरी झील, ठीक है, लद्दाख के अंदर में है। सो मोरिरी लेक या लेक मोरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सो मोरिरी बोलो या लेक मोरी बोलो, इसको लद्दाख के अंदर में लोकेटेड है ये, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है, तो ये लद्दाख में है। लद्दाख में लेक मोरी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और नैनीताल तो आपको पता ही है फिर फ्रेंड्स की, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में एक जगह का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ठीक है, आप लोग बताइए यहाँ पर में कौन सी नदी है, विच रिवर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आती है ये नदी, ठीक है, और आकर सिंधु नदी में जुड़ जाती है कौन सी जगह पे? अटोक नाम की जगह के ऊपर में, अटोक पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो बड़ी नदियां है जिसका संगम होता है अटोक, पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो अफगानिस्तान से निकलती है काबुल नदी, ठीक है, और उसी के तट के ऊपर में काबुल शहर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल उसी के ऊपर में बसा हुआ है, ठीक है। ये सिंधु नदी के अंदर में अटोक नाम की जगह है पाकिस्तान में, उसमें मिल जाती है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो अफगानिस्तान से निकलकर, ठीक है, खैबर पख्तून प्रांत से ये नदी निकल पाकिस्तान में एंटर करती है और अटोक नाम की जगह पर सिंधु नदी के अंदर में मिल जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, अध्यक्षता की थी? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन के अंदर में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे? देखिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने, 1938 के अंदर में और 1939 के अंदर में, ठीक है। ओके, ये सेशन था हरिपुरा के अंदर में, हरिपुरा, और ये था त्रिपुरी के अंदर में, त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी नाम की जगह मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी। ये यहाँ पर में उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया था, लेकिन अध्यक्ष बने तो थे कम से कम, ठीक है। तो हरिपुरा और त्रिपुरी, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। हरिपुरा के अंदर में अध्यक्ष बने थे और त्रिपुरी के अंदर में भी वो उन्होंने अध्यक्ष बने थे, वो बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ए एंड टी, मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 2 बार अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी में बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये एक आप लोगों का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, हरिपुरा में, ठीक है, और त्रिपुरी सेशन के अंदर में 2 बार वो अध्यक्ष चुने गए। आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर में, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके फिर से बता देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर में पूरी एनर्जी आप लोगों का जितना रिस्पांस है उससे मिलती है, तो आप लोगों का, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जहां भी इसको शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सके। और इसके तुरंत बाद में आप लोगों की जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बुक्स करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बुक्स याद करवा दूंगा आज के आज, यही के यही, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने जो है फ्रेंड्स इस सेशन को जल्दी से जल्दी 2000 प्लस लाइक्स करवाना है आप लोगों ने, ताकि टीम जो है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, कल रात में आप लोगों के लिए जो पूरा फॉर्मेटिंग की है, बुक की इमेजेस लगी है, हर चीज आप लोगों के लिए जो लगाया है, ठीक है, वो मेहनत जो है उनको लगे कि यार हाँ, सही बच्चों के लिए मेहनत कर रहे, तो जल्दी से सेशन को जो है 2000 लाइक्स प्लस करना है आप लोगों ने अगले 2 मिनट के अंदर में। तो देखिए, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो लोकसभा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, लोकसभा के पहले जो सभापति थे या लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ठीक है, जीवी मावलंकर थे। लेकिन महिला सभापति या महिला स्पीकर बनते बनते बहुत देर लग गई, ठीक है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2009 के अंदर में पहली बार मीरा कुमार जो है फ्रेंड्स, ये लोकसभा की स्पीकर बनती है, तो मीरा कुमार, ये याद रखना है आप लोगों ने। और उसके बाद में बनी थी सुमित्रा महाजन जी, ठीक है। तो मीरा कुमार और फिर बाद में सुमित्रा महाजन, केवल 2 महिलाएं ऐसी है जो अध्यक्षा बनी है या स्पीकर बनी है लोकसभा की। कौन कौन है? ठीक है, एक तो मीरा कुमार है और उसके बाद में सुमित्रा महाजन है, सुमित्रा महाजन, ठीक है, महाजन। ये 2009 से 2014 के बीच में, और ये 2014 से 2019 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में फिर दो बार लगातार फिर ओम बिरला बने हुए अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मीरा कुमार पहली महिला सभापति या पहली महिला स्पीकर थी, और सेकंड नंबर की सुमित्रा महाजन, ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये पूरा का पूरा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर,
ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली बार कोई महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। अब तक जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बन सकी है, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस मिलने वाली है थोड़े दिनों के अंदर में। क्या आप बता सकते हो कि उनका नाम क्या है? ठीक है, जल्दी बताइए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले वो क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों को, अगर याद हो तो, ठीक है। तो अगर याद आ रहा है तो जल्दी बता देना, क्योंकि मैंने आपको थोड़े दिन पहले वो क्वेश्चन करवाया हुआ है अभी। तो फातिमा बीवी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहली जस्टिस थी, मतलब सिर्फ जज थी। चीफ जस्टिस अभी तक कोई महिला नहीं बनी है, थोड़े दिन के अंदर में बनने वाले हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग का गठन जब हुआ उस समय में कौन थे, और जब लागू हुआ उस समय में कौन थे? दोनों क्वेश्चन आप लोग आंसर कर पाओगे तो ही इस क्वेश्चन का एक अंक अपने अंदर अपने पास में गिनना आप लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था फ्रेंड कि हमें 2 मिनट के अंदर में, ठीक है, 2000 प्लस लाइक्स करना है, ठीक है। इतने सारे 2300 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को जो है लाइक एंड शेयर जरूर करते रहे आप लोग, ठीक है। तो देखिए, मंडल आयोग के गठन के समय में भारत में जो प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। मंडल आयोग का जब गठन हुआ और जब लागू हुआ उस समय में थे वीपी सिंह, ठीक है। वीपी सिंह जब लागू हुआ उस समय में 1990 में, और 1979 के अंदर में जब इसका गठन हुआ था उस समय में मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स है जो है आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था, इसी वजह से इसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है। इसके अलावा इसको एसईबीसी के नाम से भी जाना जाता है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, एसईबीसी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर में आप लोगों को, ठीक है। एसईबीसी के नाम से जाना जाता है उसको। तो मंडल आयोग को किस नाम से जाना जाता है? एसईबीसी, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जो समुदाय है उनके लिए बनाया गया आयोग। चलिए, तो फ्रेंड्स 1789 के अंदर में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके, उनके अध्यक्षता के अंदर में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, ठीक है। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कितना प्रतिशत आरक्षण का इन्होंने जो है प्रस्ताव दिया था, ये भी आपको बताना है, ठीक है। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 1990 के अंदर में, उस समय में इसको लागू किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, हु रीच द केप ऑफ गुड होप इन 1488? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से कि केप ऑफ गुड होप कहां पर में है? ये आप लोगों को साउथ अफ्रीका के अंदर में मिलेगा। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि केप ऑफ गुड होप के ऊपर में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फास्ट, जल्दी से बताइए आप लोग। आई थिंक हमारा जो है वो सेशन का समय होता जा रहा है फ्रेंड्स। जल्दी से, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, कि ऐसा ना हो कि आप सभी लोग, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है, इस वजह से टीम जो है वो आप लोगों को डिमोटिवेट हो जाए और कम आप लोगों के लिए काम करने लगे। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। 2000 का टारगेट हम लोगों ने रखा था, 1 मिनट बचा है आखिरी का बस, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोगों को बुक वाला जो सेशन है वो करने वाले। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना है आप लोगों ने, तो केप ऑफ गुड होप के ऊपर में बार्थोलोमियो डियाज नाम था उनका, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज, ये 1488 के अंदर में पहुंचे थे फ्रेंड्स। ये है केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के अंदर में। इसको केप ऑफ गुड होप इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक आशा मिलती है। कौन सी आशा मिलती है? कि भाई यहाँ से अब नए प्रदेश मिलेंगे या नई भूमि हमें मिलेंगी। यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ से जितना भी आगे जाएंगे हम, ठीक है, कुछ ना कुछ नया नया मिलते जा रहा था इधर से, इसी वजह से इसको केप ऑफ गुड होप बोला जाता है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप, ठीक है। उस समय तक ये सुएज कैनल नहीं थी ना, अदरवाइज नहीं तो बहुत आसानी से इधर साइड में पहुंच जाते थे लोग। फिर बाद में सुएज कैनल जब बनी उसके बाद में जो है फ्रेंड्स डिस्टेंस बहुत कम हो गया, अदरवाइज ये इतना लंबा ऐसा घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। और ये केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? सबसे पहले कौन पहुंचा था वहां पर में? ठीक है, तो बार्थोलोमियो डियाज नाम था, बार्थोलोमियो डियाज। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग।